गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 7 तक पढ़ा था, शब्द भंडार। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 संज्ञा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संज्ञा जैसे कि मालूम है, इसकी सबसे छोटी परिभाषा अगर कहा जाए तो सबसे छोटी परिभाषा होती है कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यानी किसी के भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और उसको जो परिभाषा लंबे खींचनी हो तो जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन। और स्थान में देखिए जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, जो भी आप कहते हैं। और वस्तु है कुर्सी, मेज, पंखा, ये सब आप लोग तो हम लोग जो है नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से हिंदी में 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें स्त्री या पुरुष ये जो भी हों वो व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे राम, सीता, श्याम, ये जो नाम वाले हैं, प्रयागराज, लखनऊ, जी जितने नाम वाले हैं शब्द हैं, इनको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा एक समूह को संबोधित करता है, एक जाति को संबोधित करता है। जैसे गाय हम बोले तो गाय मतलब गाय से सभी गाय, उनका कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो गाय है और घोड़ा है, ये जितने शब्द हैं ये पूरा समूह का मतलब होता है, तो इसको हम लोग जाति कहते हैं। लेकिन अगर इनका हम नाम रख दें तो ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे गाय का कोई अगर नाम रख दें, जैसे मोनी, सोनी जो भी है, तो ये बादल, घोड़ा का नाम रख दिया बादल, तो फिर व्यक्तिवाचक बन जाएगा। लेकिन अगर नाम नहीं है तो आपका जातिवाचक संज्ञा रहेगा। तीसरा है भाववाचक। तो ये हमारे जो भाव होते हैं, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, ये जितने ये शब्द होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के बाद आता है आपका चैप्टर में लिंग। तो संस्कृत में मुख्य ये संज्ञा में कुछ विद्वानों ने 2 और संज्ञा माना है। वो एक होता है द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक मतलब एक द्रव्य जिसको खाने पीने की चीज़ भी बोल सकते हैं, या कुछ चीज़ें जो गलाते हैं तो द्रव बन जाता है। जैसे सोना है, चांदी, अगर इसको हम गलाएं तो पानी बन जाता है। और गेहूँ वगैरह ये सब खाने पीने की चीज़ें, तो ये द्रव्यवाचक हो गया। और समूहवाचक मतलब जो जिससे पूरा समूह को संबोधित करते हैं उसको हम लोग समूहवाचक कहते हैं। जैसे उसमें सैनिक टुकड़ी है, पुलिस टुकड़ी है, स्काउट के गोले ये होते हैं, या आपको होता है, ये सब समूहवाचक। अब इसके बाद है लिंग। तो लिंग संस्कृत में मुख्य रूप से आप लोग जानते होंगे 3 लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में मुख्य रूप से 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो शब्द पुल्लिंग पुरुष का बोध कराता है वो पुल्लिंग होता है, और जो शब्द स्त्री का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक, तो इसमें भी आप लोग इसके बारे में विधिवत बुक की रीडिंग करिएगा। और इसके बाद जो संज्ञा के विकार, ये विकार मतलब 2 शब्द होते हैं, एक विकारी और एक अभिकारी। तो अभिकारी का दूसरा नाम होता है अव्यय शब्द, यानी जिनमें कोई भी परिवर्तन ना हो। मतलब लिंग वचक कारक के कारण अगर किसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अभिकारी, और अगर परिवर्तन हो रहा है तो विकारी शब्द होता है। ठीक, तो इसके अलावा लिंग में हमने बता दिया कि कुछ लिंग की जो पहचान करने की बात होती है। तो कुछ प्राणीवाचक संज्ञा मतलब जो प्राणी हैं, जिसमें जीव है, प्राण है, वो उनमें प्राकृतिक लिंग होता है। तो ये सब आपका जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग होता है। तो व्याकरणिक लिंग जैसे कमरा, पंखा, कागज आदि ये सब पुल्लिंग है। मेज, दीवार, रात, ये स्त्रीलिंग माने। तो इनमें जब ये न समझ में आए कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो इनका आप लोग वाक्य बनाया करिए तो ये क्लियर हो जाएगी कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। जैसे पंखा चल रहा है तो क्रिया से आप जान सकते हैं कि हाँ ये पुल्लिंग है। और मेज खड़ी है, देखो तो मेज खड़ा नहीं बोलते, मेज खड़ी है, तो ये क्रिया से आप इसको समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है। और पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। जो प्रधानाचार्य है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जो भी ये पदनाम है, ये हमेशा आपके क्या होंगे, पुल्लिंग ही होते हैं, चाहे स्त्री हो उस पर और चाहे पुरुष। ठीक, अब इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग भी होते हैं और
और कुछ शब्द ऐसे जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे धातुएं, अनाज, दिन, महीने, ग्रहों, पेड़, देश, ये सब हमेशा आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इस पर कुछ अपवाद रहता है, आप लोग इसको बुक में पढ़िएगा। ये स्त्रीलिंग में जैसे नदियाँ हैं, भाषाएँ हैं, गहने, ये सब शब्द हमेशा आपकी स्त्रीलिंग में होते हैं। अब वचन लास्ट में है वचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में आपके केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यानी किसी की संख्या 1 है तो एक वचन, और 2 या 2 से अधिक संख्या है तो बहुवचन। ठीक, तो इसमें भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक ही वचन ही होते हैं, जैसे पानी, वर्षा, जनता, चाय। ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक ही वचन होते हैं, जो कि होती संख्या इनकी ज़्यादा है लेकिन को हम गिन नहीं सकते। जैसे चाय है, पानी है, वर्षा, इसको हम गिनते तो है नहीं कि 5 पानी गिर गया या 2 पानी गिर गया, लेकिन इसलिए हम लोग इसको एक वचन। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन। ये आपकी बुक में है, इसका ध्यान से आप लोग रीडिंग करिएगा तो आप लोग इसको पाएंगे, और जो इम्पॉर्टेंट उसको याद करिएगा। तो ये शब्द आपके बहुवचन होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर इसकी जो भी वर्कशीट में जो होमवर्क होगा वर्कशीट में जाएगी, उसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।